हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है मेरे चैनल पर यूके नॉलेज वर्ल्ड। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। क्या पढ़ेंगे? तो नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो ये है, ये हिटलर हो गया। यानी नाज़ीवाद, नाजिम मतलब नाजी पार्टी का नाम है, तो नाजिम उसको वाद लगे तो किसी भी वर्ड में अगर ISM तो वाद शब्द जुड़ता है हिंदी का, तो नाजिम, तो यहाँ पर इसका क्या होगा? नाजीवाद, नाज़ीवाद। नाज़ीवाद तो है, और हिटलर का उदय, और हिटलर का उदय। हिटलर का उदय, ठीक है ना, हिटलर का उदय। तो हिटलर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। हिटलर का जन्म जो है, बॉर्न ऑफ हिटलर, एंड हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो हिटलर का जन्म जो है वो 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ब्राउनो में। कहाँ? तो ब्राउनो, ब्रूनो या ब्राउनो पढ़िए, यहाँ पर हुआ था इसका। ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया में है। ब्रूनो ब्राउनो कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में है। ये तो हो गया, हिटलर का जन्म हो गया। हिटलर जी के फादर का नाम क्या है? हिटलर के फादर का नाम, हिटलर के, तो है ओलाइस हिटलर, ALOIS, ओलाइस हिटलर। तो हिटलर तो यहाँ लिखा हुआ, हिटलर रह जाएगा, हिटलर। इसके फादर का नाम हो गया ओलाइस हिटलर। ठीक है, अब इसके मदर का नाम क्या था? मदर नेम, हिटलर के मदर नेम था कालरा हिटलर, KLRA, कालरा हिटलर। हिटलर लग जाएगा फिर हिटलर, कालरा हिटलर। ठीक है ना, माता की नाम हो गई इसके। और हिटलर के फादर जो थे यानी ओलाइस हिटलर का ऑक्यूपेशन क्या था? तो ये सीमा शुल्क अधिकारी थे, यानी सीमा पर टैक्स सुनने वाले अधिकारी बोलते थे, यानी इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन क्या था? कस्टम में ये तो जो थे, ये कस्टम में जो है सीमा शुल्क, कस्टम है ना, कस्टम या सीमा शुल्क अधिकारी थे। ठीक है ना। हिटलर की एक गर्लफ्रेंड थी, वाइफ थी, GF कह सकते हैं, मिस्ट्रेस करते हैं। हिटलर के GF कह दीजिए, मिस्ट्रेस कह दीजिए, या गर्लफ्रेंड कह दीजिए। उसका नाम था ईवा ब्राउन। बहुत मॉडल थी, कम उम्र की थी, तो हिटलर के संपर्क में ईवा ब्राउन। एक ट्रिक तो ये था, ईवा ब्राउन जो है इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है, और ब्राउनो में इसका जन्म हुआ है, ऑस्ट्रिया में हिटलर का। और हिटलर मर कब गया था? हिटलर का डेट जो हो गया वो हो गया था 1945 में। कितना था? 30 अप्रैल। 20 अप्रैल 89 में हुआ था इसका जन्म। मर गया क्या कब? तो 30 अप्रैल को मर गया, यानी जन्म भी हुआ अप्रैल में और मरा भी अप्रैल में। तो ये होगा हिटलर के संक्षिप्त विवरण। हिटलर जो है शुरुआती में क्या बनाता है? आर्टिस्ट, कलाकार, आर्ट के विषय के बनाता था। और शुरू में पेंटर जो है, पेंटिंग आर्ट कला से इसको था। लेकिन कहीं ना कहीं हिटलर जो है, उसके पिताजी इसको एक सिविल सर्वेंट या उच्च अधिकारी बनाना चाहते थे, अच्छा पढ़ के बनाना, लेकिन ये नहीं चाहता था। खैर, इसके पिता भी, मतलब जैसे बेटे होते हैं, बाप होते वैसे ही बेटे होते हैं, यानी कहीं पेरेंट्स का कहीं नहीं होता है, वैसे ही हिटलर था। कहा था हिटलर के जर्मनी के ही एक राइटर थिंकर, उन्होंने बहुत सारे पेपर
चिट्ठी के माध्यम से एविडेंस सबूत के माध्यम से बताया कि हिटलर के जो फादर था वो भी काफ़ी मतलब पागल किस्म का इंसान था। और हिटलर की माँ जो है उसके पिता का एक तीसरी वाइफ थी, ठीक है ना। आशिक मिजाज का था, वो भी पागल सड़की था, कुछ भी चाहता था करने का, अपने आप को सबसे ऊँच मानता था। कहा जाता है कि हिटलर के दादा भी यहूदी थे, यानी ग्रैंड फादर वो भी यहूदी थे, लेकिन बाद में हिटलर यहूदियों को चुन चुन कर मार रहा था। जैसे हमारे देश में है कुछ खास किस्म के धार्मिक कम्युनिटी के लोग टारगेट करता है, उसको आतंकवादी बोलता है। और हमारे देश में तो ये है कि जैसे हिटलर जो खुद अपने नॉनसेंस था, तो हमारे यहाँ भी जो देशद्रोही है दूसरे को तो है देशभक्ति सर्टिफिकेट बांटते हैं, यानी जो भी यहाँ के संविधान में विश्वास नहीं करे तो देशद्रोही एंटी नेशनलिस्ट कहा जाएगा। सेम हिटलर का जो कहानी है वह भी हमारे देश में भी चल रहा है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी अपना रही है, धर्म के नाम पर बांट कर, धर्म के नाम पर लोगों को मरवा कर वो अपना उल्लू सीधा कर। हिटलर भी वैसे ही किया, धर्म के नाम पर लोगों को मारा काटा, यहाँ तक बच्चों को भी, महिलाओं को नहीं छोड़ा हिटलर ने। तो ये था हिटलर। अच्छा, एक हिटलर से पहले हम बताते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ? तो 1914 to 18 इसमें जर्मनी हार गया था, है ना। तो वर्ल्ड जो है दो हिस्सों में बट गया था। पहला हिस्सा था का तो ये था एलाइड पावर। इसमें कौन कौन था? इसमें जो था एलाइड पावर में जो था वो था ब्रिटिश, रसिया था, रूस। उसके बाद कौन था? फ्रांस था, अब बाद में इसमें अमेरिका शामिल हुआ, अमेरिका। चार एलायंस में। अब सेंट्रल में कौन था? सेंट्रल पावर, यानी एक्सिस पावर और सेंट्रल पावर, ये जो है ये बंट गया था दो ग्रुप में, ठीक है ना। तो सेंट्रल पावर में कौन कौन था? तो यही जर्मनी था, उसके बाद कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। उसके बाद कौन था? तो जो है हंगरी था। ठीक है ना, ये हंगरी है। और कौन था? तो टर्की था, जिसका भी नाम चेंज हुआ है टर्की। ये इस तरह से चार इधर था। तो दो ग्रुप में बट गए थे। इसको ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र बोलते हैं, है ना। सेंट्रल पावर, एक्सिस पावर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए शुरू में क्या लिखा हुआ है कि अगर हम बुक को पढ़ें, अगर देखें अगर हम बुक में, तो ठीक है। तो हम यहाँ नजीम और हिटलर में पढ़ रहे हैं। यहाँ जो है अगर आप देखेंगे तो यही एलाइड पावर है, एलाइड पावर है ना। अभी जो बताया है आपको दो ग्रुप में बटे हुए थे, तो एलाइड पावर। तो यहाँ पर कहानी जो दिया गया है वो अब हमको बताते हैं आपको कहानी। एक कहानी जो है नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर, करा इन द स्प्रिंगिंग इन द 1945। तो इसमें क्या है, करा कि अच्छा सेकेंड वर्ल्ड वार का हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है, सेकेंड वर्ल्ड वो 1939 to 45 तो चला। कब कथी चला? तो सेकेंड वर्ल्ड वार, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार। इसी में बाद में जो है 45 में जर्मनी ने अपने जो गर्लफ्रेंड थी, उसकी वाइफ थी, उस जो भी कहिए, उसको शादी करके 40-28 घंटे के अंदर में ही दोनों सुसाइड कर लिया था। क्योंकि जो कुकर्म किया था उसको भी था कि हमारे साथ भी लोग वही करेगा, तो ये सुसाइड करेगा। चलिए कर रहा है, देखिए यहाँ पर जो कहानी बताए थे आपको। कर रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के हार के साथ ही जर्मनी में एक अत्याचार का दौर शुरू हो गया, है ना। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के हार के साथ ही शुरू हो गया अत्याचार। जो क्या केंद्र बिंदु क्या था? तो यहूदी ना होकर नाज़ी थे। जो लोग नाज़ी, यानी नाज़ी कौन है, नाजिम कौन है? तो हिटलर की पार्टी, जो हिटलर के लोगों ने जो की थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो बच गए थे वो तो आत्महत्या कर रहे थे या आत्मग्लानि कर रहे थे, मतलब शर्मिंदगी से गुजर रहे थे। इसी दौर में 11 वर्षीय एक हेलमुट है ना, एक हेलमुट का इसमें कहानी है। हेलमुट एक बच्चा है, कितने वर्षीय है? तो 11 वर्षीय है ना। हेलमुट, आपका नाम यहाँ दिख रहा होगा, अगर बुक देखेंगे तो यहाँ ये हेलमुट है ना, हेलमुट नाम है हेलमुट।
तो कह रहा है कि हेलमुट नामक माध्यम से समझने की उसके हेलमुट नामक एक बच्चा जो है उसके समझ उसके जो फादर थे फिजिशियन थे, है ना। उसके फादर क्या थे, मतलब कह रहा है कि उन पास दिनों में हेलमुट नामक 11 वर्ष के जर्मन लड़का था, वो बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा था, तभी जो उसके पेरेंट जो है उसके माता पिता, यहाँ पर दिया ना फादर, ये है उसके फादर, है ना, वो जो फिजिशियन थे, है ना, हेलमुट फादर डॉक्टर थे, मतलब माता पिता दबी दबी आवाज़ों में चुपके से बात कर रहे थे, लेकिन वो सुनने की कोशिश कर रहा था और स्वर काफ़ी मतलब सीरियस था, गंभीर था। और हेलमुट के पिता जो है जाने माने का चिकित्सक से फिजिशियन थे, और उस समय में वे अपने पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेना चाहिए, ख़त्म कर लेना चाहिए, या अकेले सुसाइड कर लेना चाहिए, है ना। क्या कर रहे थे, तो मतलब वो कर रहा था कि नाउ दे कर रहा है कि वही सोच रहे थे कि अब कैसे जो है कि हम अकेले मर जाए या पूरे मतलब फैमिली को लेकर हम मर जाए, है ना। तो यही लोग सोच रहे थे। तो अब जो है इसमें था, यहाँ पर एलाई हम पावर बता रहे, एलाई पावर कर रहा है कि अब जो है मित्र राष्ट्र करा कि वे घबरा रहे थे और बोल रहे थे कि मतलब एलाई पावर जो है हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा कि हम अपने जैसा अपने हमने जो है अपने हैंडीकैप्ड यहूदी जो लोग थे उनके साथ हमने बिहेवियर किया है। और वो क्या कर रहे नहीं कर रहे इस बात हो रही थी। तभी क्या है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है, और मॉर्निंग होने के बाद जो है अगले दिन जो हेलमुट जो है अपने बाग में गार्डन में घूमने गए, और वह अंतिम मौका था, लास्ट मतलब ये मौका था जो कि वो अपने पिता के साथ जो है घूम रहा था। तो उसके पिता जो है गए घूमने और पुराने गीत गा रहे थे, और बहुत सारा जो है समय जो है खेलते कूदते जो है अपने बच्चों के साथ उन्होंने बिताया। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, हैप्पी एंड देयर द ओल्ड टुगेदर एंड सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रेन सॉन्ग, है ना, इन्होंने गाया। और कह रहा है कि कुछ समय बाद हेमलुट के पिता जो है अपने ऑफिस में, यानी मतलब क्या बोलते हैं, गए वो ऑफिस में यानी कार्यालय में, और हेमलुट फादर शॉट हिमसेल्फ, यानी अपने आप को उन्होंने गोली मार दिया। यहाँ लिखे क्या किया वो अपने आप को, तो गोली मार दिया, है ना। और मतलब हेमलुट के पिता जो कार्यालय में गए और खुद को ऑफिस में गोली मार रहे, और हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जीवित है जब उसके माता पिता जो है पिता के खून में शनिवर्दी को लेकर घर के अलग में ही अलग मतलब जला दिया गया था। और हेमलुट ने जो कुछ सुना था वह उस जो कुछ हुआ था उसके मन मस्तिष्क में जो है माइंड में वो बस गया था। और 9 साल बाद 9 साल तक वह घर में एक मतलब थोड़ा भी खाना नहीं खाया। ये सब जब पिता के मरने के बाद 9 साल तक वो जो है थोड़ा भी खाना घर पर नहीं खाया, ठीक है, नहीं खा। और उसे यही डर था, बता रहा था कि कहीं उसकी माँ उसे भी पॉइजन देकर जहर दो के जो है वो कहीं मार नहीं दे, है ना। यही उसे मतलब एक डर सता रहा था, ठीक है। तो ये एक कहानी से समझने की कोशिश क्या किया गया कि जैसा आप कीजिएगा, या ना यहाँ पर माइट मतलब कहीं माइट मतलब क्या याद कर पॉइजन हिम करना, रिफ्यूजिंग इट होम एट द फ्लोइंग 9 ईयर, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 9 ईयर, ठीक है। तो वो 9 तो खा नहीं खाया, कहीं उस डर से कहा माँ भी हमको पॉइजन देकर कहीं मार तो नहीं देगा। तो हेमलेट को संभवतः समझ में न आया हो, लेकिन वास्तविकता यही थी कि उसके पिता जो है नाजी से यानी नाजी पार्टी के थे, वे एडल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। और आप में से मतलब कई बच्चे जो है चिल्ड्रेन जो है नाजी या नाजी या उसके नेता जो हिटलर के बारे में तो सारा सुनते ही होंगे। हिटलर लोग कहता है ना हिटलर बन में ज़्यादा, हिटलर बन रहे हो माने अपने आप जो चाहे कर लेना, अपने आप को सही साबित करना, ठीक है ना। तो अभी हमारे भारत में भी पार्टियाँ जो है लीडर जो अपने आप को हिटलर बनाती है, और किसी तरह दो लोग आपस में लड़ाई जहर घोल रही है समाज में, उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो जहर वो बोल रहे हैं जो ब्रिटिश भी हमारे यहाँ हमारे लोग को नहीं लड़ा पा रहे थे, उतना पॉइजन जहर नहीं भरे थे जितना कि अभी की पार्टियाँ अभी की सरकार भर रही है लोगों में। तो जब हार गया तो ये हारने के बाद जो उनके समर्थक जो कर दूसरे के साथ कर रहे थे वैसा ही जो है ये भी जो है लोग सोचे कि हमारे साथ भी करेंगे, जब क्योंकि हार गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की पार्टी और हिटलर और जर्मनी। तो कह रहा है कि हिटलर के बारे में जानते ही होंगे, और आपको संभवतः पता होगा कि हिटलर जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए जर्मनी को एकदम वचनबद्ध था कि हम बनाएंगे ही। उसने यहूदियों को मरवाया,
यहूदी जो अभी यहूदी कंट्री कौन है, तो जो है अब जानते हैं हमारा उससे अच्छा संबंध है, ठीक है ना। नेतन्याहू जो है उसका भी लीडर है अभी गवर्नमेंट के। तो यूरोप जो मतलब करीबन था, और वह जो है पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपको यह भी मतलब हम लोग सुने होंगे कि यहूदी को मरवाया, लेकिन नाथसीवाद केवल इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। यह दुनिया के राजनीतिक में एक बारे में संपूर्ण व्यवस्था और विचार थी, यानी पूरी संरचना एक सिस्टम थी। नाजी माने एक थिंकिंग सोची समझी आइडियोलॉजी थी उनकी। और उसी को नाथसीवाद का अर्थ क्या होता है, इस समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमलुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की, और वो जो क्यों डरे हुए था हेमलुट, है ना। तो हिटलर जो था उसको वीरता के लिए, सेक्रीफाइस के लिए जर्मनी में एक सिंबल समझाता था। और युद्ध में हार के बाद उसने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जो है नाज़ी लोगों का आत्मबल टूटने लगा। खुद जब हिटलर जो उसका लीडर है आत्महत्या कर लिया, तो उन लोगों का जो है वो टूटने लगा, घमंड जो भी उन्होंने मतलब किया था, धरा था, और सब कुछ, ठीक है। और फिर 1945 मई में मित्र राष्ट्रों को समक्ष मतलब जो एलाइज पावर के सामने जो सरेंडर कर दिया हिटलर की थी जो जर्मनी राष्ट्र था। अब उसकी लड़ाई जो है क्या हासिल होने वाला है। और हिटलर के जो प्रचार मंत्री थे, है ना, प्रचार मंत्री का नाम था गेयोम्बल्क, है ना, गेयोम्बल्स। यहाँ आपको पिक्चर में हम दिखाने की कोशिश करेंगे गेयोम्बल्ड कौन है। और पिक्चर यहाँ देखो, यही गेयोम्बल्ड है। यहाँ पिक्चर में देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो हम देखें गेयोम्बल्ड कौन है, प्रचार मंत्री था यहाँ पर। यह है गेयोम्बल्ड। ये क्या था, एडवर्टाइजमेंट था। ये कहता था, ये लोग हिटलर की पार्टी और हिटलर का था कि 100 झूठ को, अगर एक बार 100 लोग, एक झूठ को 100 बार एक लोग को कहा जाए तो सही साबित कर दे। तो वही बात था हिटलर ने बहुत सारा मतलब आइडियोलॉजी थॉट अपनाया जो कि किसी और बारे में दिया कहता, तो उसने अपने कुकुरीत को, गंदे कामों को साबित करने के लिए उसका सहारा लिया। जैसे कि अभी हमारे यहाँ बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि हिंदू, वो गर्व से कहो कि हम हिंदू है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये अपने नासमझी और जानवर जैसे सोच को जो है साबित करने के लिए कर, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहता है कि विवेकानंद ने कहा था कि मेरा भगवान जो है किचन में मिल जाएगा, खेत खलिहान में मिल जाएगा। और उन्होंने अपने को मुस्लिम मित्र को पत्र लिखते हुए ये भी कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ऐसी दुनिया हो जहाँ पर खुदा और जो है भगवान, हिंदू मुस्लिम इसको ऐसा कुछ नहीं हो, इंसान हो। और विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ने यह भी कहा था कि भगवान को, गॉड को, खुदा को पाने का, ईश्वर को पाने का सबसे उच्चतम रास्ता है, अच्छा रास्ता है, बेस्ट रास्ता है, वो है कि हम जो है इंसान की सेवा करें, मानव सेवा करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वो तो करता नहीं है, सब फालतू दिखावा करता है, ठीक है। और तो वैसे ही हिटलर ने इस तरह के तरह तरह के झूठे प्रपंच अपनाकर जो है अपने आइडियोलॉजी को सही साबित करने की कोशिश किया। तो बाद में हिटलर के उसके प्रचार मंत्री जो है गेयोम्बल्क, ये जो ए वाला ए और ए दोनों ही ये सब क्या किया, ये सुसाइड कर लिया, यानी आत्महत्या कर लिया, हत्या या सुसाइड कर लिया। ये दोनों, एक इसका प्रचार मंत्री था, ये क्या था, प्रचार मंत्री था। अभी भी हमारे यहाँ सरकार जो है इतना करोड़ों अरबों में खर्च कर रही है। और जो हमारे यहाँ मीडिया है वो तो एकदम भूखना के कुत्ता डॉग तो बहुत फेथफुल होता है, लेकिन ऐसे पतल चाट जो पत्रकार है, पतल चाट जूता चाटने वाले, जीभ लपटाने वाले, वही लोग का बोलबाला है। रवीश कुमार और अंजित अंजुम, ऐसे बहुत सारे, मनोज प्रसून वाजपेयी और भी लोग हैं जिन्होंने अपना रिजाइन कर दिया, अपने मतलब आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, और वे जो है अब भारत माता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वही मीडिया पर भी कंट्रोल कर लिया था, अभी भी वैसे मीडिया पर कंट्रोल है। कोई उसके अगेंस्ट में लिखता है या कोई बोलता है मंत्री या विपक्षी, उसके यहाँ ईडी सीडी जो भी चल जाता है। वैसे हिटलर भी सारा चीज़ें, हिटलर को ही फॉलो करती है हमारे यहाँ पार्टियाँ बहुत सारी और सरकारें करती हैं। तो यही था, ये दोनों आत्महत्या बाद में कर लिया था। जैसा कहेंगे वैसा होगा हर्ष। तो वही है कि गेयोम्बल्क ने आत्महत्या कर ली, और युद्ध समाप्त होने के बाद जो न्यूरम्बर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध, एक अपराधों के लिए, मानवता के विरुद्ध, मतलब जो शांति पीस के लिए और मानवता के विरुद्ध जो है, यहाँ पर जब देख रहे हैं कि सरेंडर कर दिया है। यहाँ पर देखिए मई में सरेंडर कर दिया है ना। और जो है तो एक अदालत में जो है नाथी युद्धबंदी पर मुकदमा चलाने की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया।
और इस वार के दौरान जर्मनी के जो व्यवहार था विशेष रूप से मानवता के यानी ह्यूमनिज्म के अगेंस्ट में था। उस अपराधों की वजह से कई गंभीर जो है वो नैतिक सवाल खड़े हुए और उसके काम को जो दुनिया भर में निंदा की गई किस तरह के हिटलर के काम को। और दूसरे विश्व युद्ध के मतलब आड़ में जो है जर्मनी ने जन नरसंहार, इसको होलोकॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोकॉस्ट। जन नरसंहार क्या बोलते हैं? तो होलोकॉस्ट इंग्लिश में। कुछ विशेष नस्ल के समुदाय के धर्म के लोगों को उसने मारना शुरू किया। यहाँ तक कि जो बच्चा जन्म रहा था उसको भी हिटलर और हिटलर की पार्टी नहीं छोड़ा। और इस युद्ध में लगभग कितने लाख, तो जो है 60 लाख यहूदी, 60 लाख यहूदी, 2 लाख जो है 2 लाख जिप्सी, ये समुदाय हैं। जिप्सी का नाम घेटो जैसे आप लिखें इंग्लिश में लिखें तो, है ना। और 10 लाख पोलैंड, कितना? तो 10 लाख जो है पोलिस यानी पोलैंड के लोगों को, है ना, पोलैंड के नागरिक को सिटीजन को जो है मतलब वो मारे गए थे, ठीक है ना। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किया हो या ना हो, ये मानसिक शारीरिक रूप से कहा कि हैंडीकैप्ट हैं, है ना, उस तरह के 70,000, है ना, जर्मन नागरिक को मार डाला गया। और इसके बाद भी जो उसके पॉलिटिकल अपोजिशन थे, राजनीतिक विरोधी थे, उसको भी मौत के नीचे सुला दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों को मारने के लिए, है ना, अलग अलग कत्लेआम किया गया, कोडवर्ड अपनाया गया, है ना। 20 देकर पॉइजन देकर जहरीली गैस से 1000 लोग को एक साथ मारा गया। और न्यूरम्बर्ग की अदालत ने 11 मुख्य नाथियों को मृत्युदंड दिया। कहाँ? तो न्यूरम्बर्ग है। तो न्यूरम्बर्ग के जो है जो मतलब यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है। जेनोसाइड या होलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है? जन नरसंहार, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना, है ना, इसको बोलते हैं, इसका जन नरसंहार। एक साथ बहुत सारे जन नरसंहार, ऐसे जन नरसंहार, है ना। और यहाँ देखिए दिया हुआ है ना, 6 मिलियन यानी 6 लाख को जो है मारा गया। जीव कितना मारा गया? जिप्सी 1 मिलियन ही मारा गया। 70 है जर्मन जो वे कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ट, उसको मारा गया। और यहाँ पर जो है यहाँ न्यूरम्बर्ग एक क्या था? ये न्यूरम्बर्ग जो ट्रिब्यूनल अदालत था, इसने क्या किया था? 11 जो है नाजी पार्टी के, जर्मनी के जो मतलब नाजी पार्टी के, यहाँ पर ऐसे हम आपको ये नाजिम पार्टी के जो लोग थे उनको मृत्युदंड दिया गया, मतलब जान से मार मौत सजा दी गई। लेकिन सजा तो मिली, लेकिन नाजी द्वारा जो सज़ा दी गई वो बर्बरता और अत्याचार की तुलना में बहुत छोटी थी। लेकिन देखा जाए रियल में तो मित्र राष्ट्र जो है पराजित जर्मनी पर वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस की तरह दंड पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को थोपा गया था। जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड युद्ध में बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, ऐसा इसमें कोई बात नहीं है। और प्रथम विश्व के बाद जर्मनी के साथ जो है वर्साय की संधि जो है काफ़ी अपमानजनक था, है, डिमोलाइज करने वाला था वो हिटलर को, जर्मनी को, है ना। तो ये सब चीज़ था। नाजी शब्द जो है जर्मन भाषा का शब्द है। नाजी शब्द जो है, नाजी शब्द जर्मन भाषा का शब्द है ना। और इसको मतलब एक नाशियोनाल शब्द लेकर बनाया गया है। इसका मतलब क्या होता है? हिटलर की पार्टी का नाम पहला अक्षर था, इसलिए इसके पार्टी के लोगों को क्या होता है? नाजिम कहा गया, ठीक है। देखिए जियो शॉर्टकट में समझा दिया है ना एक साथ, मतलब यहाँ पर यहाँ देखिए कहा क्या ये क्या है? जियोसाइडल मतलब किलिंग द लार्ज स्केल लीडिंग डिस्ट्रक्शन अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपुल। इसका मतलब क्या है? तो एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना एक समय में, ठीक है ना, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। वाइमर जो क्या था? एक जगह था, ठीक है ना। वाइमर क्या था? एक जगह था। फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं। वाइमर एक जगह था। देखिए तब 20वीं सेंचुरी में यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब हुआ था बता दे, पहले बता चुके हैं आप लोग को, यहाँ हुआ था। फिर यूएस की एंट्री हुई इतना में, ये सब दिया हुआ। देखिए तो
हम आपको बताते हैं कि वाइमर गणराज्य, रिपब्लिक मतलब गणराज्य होता है। इसका हिंदी अगर बात करें हम, अगर वाइमर क्या था, जगह था, क्या है, गणराज्य होता है। इसकी हिंदी बात करें ऐसे, गणराज्य, रिपब्लिक का गणराज्य होता है, ठीक है। तो वाइमर रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ? तत्कालिक गवर्नमेंट बना था यहाँ पर, वाइमर जगह पर पार्लियामेंट बना के तत्कालिक बनाया गया। देखिए 20 सेंचुरी में जो है, और हम बात करें 20 सेंचुरी में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 20 सेंचुरी दिया हुआ है ना यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो करा कि 20 सेंचुरी के शुरू में जर्मनी जो है राजतंत्र की मतलब राजतंत्र मतलब क्या, मोनार्ची था। और जर्मनी एक प्रमुख साम्राज्यवादी देश के रूप में उभर रहा था। और विलियम यहाँ पर क्या था, एम्पायर कौन था यहाँ पर, विलियम। अच्छा, इसमें कौन कौन था पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो इस समय जब वर्ल्ड वार चल रहा था, वह समय किंग कौन था? तो विलियम सेकंड था, है ना, विलियम सेकंड या द्वितीय कह दीजिए, विलियम द्वितीय के आरंभ समय में जर्मनी जो है अपनी इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवादी विचारधारा को राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य बना दिया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होते ही जनता में जो है एक वर्ग राजतंत्र का विरोध करने लगा। राजतंत्र मतलब मोनार्ची का, दे अपोज देम। वो राजतंत्र का क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, है ना। राजतंत्र क्या कर रहे थे, तो अपोज कर रहे थे यानी विरोध कर रहे थे। और उस समय विरोध जो है और बढ़ गया जब जर्मनी जो है 1918 में लगातार हारता गया। और जर्मनी की इस युद्ध में ऑस्ट्रिया, टर्की देश साथ थे, जिन्हें ट्रिगुट कहा गया। ट्रिगुट मतलब 3 आदमी के मिलकर जो अलायंस बनाया गया, ट्रिगुट कहा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें हम देखें कि बाद में 1917 में जो है, देखिए ट्रिगुट में कौन कौन था, टर्की था, तुर्की, ऑस्ट्रिया था और जर्मनी था। और दुनिया के सभी बड़ी शक्तियाँ सोच समझ कर इस मतलब युद्ध क्यों लड़ा था, सबसे तुरंत हम शामिल होंगे, बहुत ज़्यादा हमको लाभ हो जाएगा, इसलिए जो एंट्री ले लिया था। देखिए यहाँ पर एम्पीरियलिज्म है, एम्पीरियलिज्म या एम्पीरियल मतलब होता है साम्राज्यवादी। जर्मनी मतलब जर्मनी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर एम्पीरियल लिखा ना, एम्पीरियल। तो कहीं ना कहीं ये लोग सोच कर मतलब कूदा था फर्स्ट वर्ल्ड वार कि हम जल्दी ही विजय मिल जाएगी। और सभी को किसी न किसी लाभ की होप थी, आशा थी। उन्हें अनुमान था कि यह युद्ध जो है इतना लंबा नहीं चल पाएगा। और पूरे यूरोप में जो है इकोनॉमिकल देखा जाए व्यू से निचोड़ रख देगा कि पूरे तरह से इस तरह झकझोर दिया गया था पूरे दुनिया को। और फ्रांस बेल्जियम पर अधिकार करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलता की। शुरुआत में क्या हुआ, फ्रांस और बेल्जियम पर ऑक्युपाई कर लिया, अधिकार कर लिया जर्मनी ने। और जब 1917 में यहाँ पर एंट्री हुई किसकी, तो अमेरिका की। अच्छा देखिए, दोनों ही वर्ल्ड वार में अमेरिका जो है लास्ट में शामिल हुआ। अमेरिका उसके लड़ा भी नहीं जा रहा था उसकी जगह पर। तो यहाँ पर देखा यूएस की एंट्री हुई, यूएस की एंट्री हुई है 17 में। तब क्या हुआ, जब अमेरिका जब शामिल हो गया था, इस दल को बहुत ताकत मिली। और नवंबर 1918 में, यहाँ पर देखिए नवंबर 1918 में क्या हुआ, जर्मनी जो है मतलब उन्होंने केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जर्मनी को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। और प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद वाइमर नामक जगह पर, स्थान पर, तो ये वाइमर क्या है, ये तो पहले बता चुके आप लोगों को। तो ये वाइमर जो है ये क्या है, स्थान है, यानी कि जगह था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार पर हारने के बाद जो है नामक स्थान पर एक राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल जो है असेंबली बुलाई गई, है ना। डिफेटिंग जर्मनी एब्डिकेटेड द एम्पायर एंड अपॉर्चुनिटी पार्लियामेंट्री पार्टी रिकास्ट जर्मनी एंड द नेशनल असेंबली मेट द वाइमर। यहाँ देखिए नेशनल असेंबली मेट द वाइमर एस्टैब्लिश द डेमोक्रेटिक, है ना। मैंने कह रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रीय सभा बुलाई गई और सभा शुरू होने से पहले अस्थायी सरकार को त्याग, मतलब उस समय जो है और पहले अस्थायी सरकार को त्याग पत्र रिजाइन पत्र दे दिया। अतः तो सोशल डेमोक्रेटिक दल ने सेंट्रल पार्टी और डेमोक्रेटिक दल से मिलकर, यानी दो पार्टियाँ जो है ना, यहाँ पर देखेंगे वाइमर एस्टैब्लिश द डेमोक्रेटिक और विद द फेडरल स्ट्रक्चर एंड डिस्प्यूटेड वेयर द नाउ इलेक्टेड जर्मनी पार्लियामेंट को रिटर स्टेज भी बोलते हैं, याद रखिएगा। जर्मनी पार्लियामेंट को क्या बोलते थे, तो रिटर स्टेज, ठीक है ना।
तो कह रहा है कि डेमोक्रेटिक मतलब कौन कौन, तो डेमोक्रेटिक दल है ना, डेमोक्रेटिक दल और ने सेंट्रल पार्टी और डेमोक्रेटिक दल के साथ मतलब इंटरनेशनल सरकार बनाई तत्काल में, और इस सरकार को वाइमर व्यवस्था पर गठन होने के कारण इसकी सरकार अथी में समझौता करने के लिए कहा गया था, वाइमर नामक जगह पर बनाया गया था, है ना। और इसीलिए इसको वाइमर रिपब्लिक, वाइमर गणतंत्र, वाइमर गणराज्य भी कहा जाता है। और यह नया गणराज्य स्वयं जर्मनी के बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया था, यह सरकार पसंद नहीं कर रहा था। इसका एक कारण यही था कि इससे पहले जर्मनी के जो पराजय मिली थी, जो डिफेट मिली थी, और विजयी देशों ने उस पर बहुत सारे कठोर जो शर्त लागू कर दिया, है ना। माने बहुत जब कमज़ोर होते हैं तो आपको तो सताता है, जो कहना होता है आपको मानना पड़ता है। वैसे ही हुआ था जर्मनी के साथ में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ क्या हुआ, एक वर्साय की अपमानजनक संधि हुई, यानी वर्साय के अलायंस हुआ, ठीक है ना। ठीक है, तो ट्रीटी हुआ यहाँ पर, ट्रीटी मतलब संधि हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, ट्रीटी मतलब यहाँ संधि होता है, ओके। ट्रीटी हुआ तो कहाँ पर, तो यहाँ पर एलाइज हुआ। हिमलिटिंग, हिमलिटिंग मतलब वही बेइज्जती भरा, हिमलिटिंग मतलब क्या होता है, या बेइज्जती भरा होता है हिमलिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट बन गई तो बहुत अपमानजनक शर्त जो है, डिमोलाइजिंग शर्त उस पर थोप दिया गया। उसको ही जर्मनी, प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया गया। और क्या क्या अपमानजनक सी संधि में था, तो इसमें क्या था कि उसको अपने 26% कोयला, कोल, है ना, कोल किसको देना पड़ा, और 70%, 75% आयरन और 26% कोल, है ना, उसके भंडार खोना पड़े। जर्मनी को सारे उपनिवेश का 10% और 13%। यहाँ देखेंगे जर्मनी लॉस्ट मतलब वो खत्म हो रहा है, उसके पास 13% पॉपुलेशन, 13% पॉपुलेशन, और ये अब भूमि भी, अब मतलब आबादी, भूमि मतलब लैंड, यहाँ पर लॉस्ट द 30% इट्स टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र, भूमि, 75% आयरन और 26% कोल। फ्रांस पोलैंड को जो है, और डेनमार्क और दूसरी चीज़ दो देना पड़ा। अलायंस पावर, और क्या किया, जर्मनी को जो है माना गया कि तुम ही मतलब जिम्मेदार थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए। जर्मनी का सैनिक शक्ति भी ख़त्म कर दिया गया, और उसको हर्जाने के रूप में लिबरे जो है यहाँ पर 6 बिलियन लिबरे, ये वाला कर्ज लाद दिया गया कि तुमको कर्ज जुर्माना चुकाना है। 6 लिबरे मतलब 6 अरब पाउंड का जुर्माना जो है जर्मनी पर कर दिया गया, ठीक है। कितना चीज़, तो 75% उसको लोहा खोना पड़ा, 26% कोयला खोना पड़ा, आबादी मतलब लैंड भी खोना पड़ा, उसके पॉपुलेशन भी खोना पड़ा, सेना को बहुत पंगु बना दिया गया, और ऊपर से 6 अरब जो है जुर्माना कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट मतलब प्रभाव, इफेक्ट मतलब क्या है, तो प्रभाव, प्रभाव। अपमानजनक संधि जो हुआ वो जर्मनी के लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, है ना, वो पचा नहीं पा रहे थे। इस युद्ध में जो है, जो महाद्वीप मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से, माने मेंटली और जो है इकोनॉमिकली, दोनों से तोड़ कर रख दिया, पूरा मरोड़ करके। यूरोप का कल तक जो ऋण देने वाला था, यानी कर्जा देने वाला था, अब लेने वाला बन गया। युद्ध समाप्त होते होते कर्जदारों का जो महाद्वीप बन गया था। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य यह था कि पुराने जो एम्पायर थे, साम्राज्य था, वो अपराधों का जो है हर्जाना, मतलब ये नवजात वाइमर यानी नया सरकार जो बना था उस पर वसूला जा रहा था। और इस रिपब्लिक को जो है युद्ध में पराजय में अपराध के लिए राष्ट्रीय अपमान भी झेलना पड़ा, ठीक है ना। और मतलब इसको हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी अपंग बना दिया गया था। वाइमर गणराज्य को हिमायतियों में मुख्य रूप से कौन कौन थे, मतलब उसको सपोर्ट जो कर रहे थे वो कौन कौन थे, सोशलिज्म थे, सोशलिस्ट, समाजवादी। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, समाजवादी। वाइमर पर ये सोशलिस्ट है, और कैथोलिक मतलब क्रिश्चियन में दो होते हैं, कैथोलिक और एक और होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं कैथोलिक। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक ये सपोर्ट कर रहे थे इसको, है ना, ये डेमोक्रेटिक सपोर्ट कर रहे थे। और लेकिन इजी टारगेट, लोग इसको टारगेट अप कर रहे थे,
लोग इसको मतलब डेमोक्रेट खेमे के लोग जो टारगेट कर रहे थे, जो कंजर्वेटिव थे, पुराने रूढ़िवादी जो थे, वो जो है लोग जो है तरह तरह के हमला कर रहे थे। उसको नवंबर क्रिमिनल, नवंबर का अपराधी कहकर जो उनको चिढ़ाया जा रहा था, उनको डिमलाइज किया जा रहा था। यहाँ पर देख रहे हैं नवंबर क्रिमिनल, लोग जो उनको नवंबर के अपराधी, चूँकि नवंबर में हुआ था, तो सारा जो है इस गवर्नमेंट पर ही ढिढोरा पीट दिया गया कि सारा मतलब अपराध के लिए यही जो है जिम्मेवार है, जो जर्मनी का हालत है। ओके, ये सब चीज़ें हो रहा था। उनका लोग खुलेआम मजाक उड़ा रहे थे। इस मनोदशा के 30 के दशक में, मतलब 1930 की बात कहा जाए, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पर बुक में, ये 1913, तो कहा कि 30 के दशक में राजनीतिक घटनाक्रम गहरा असर पड़ा। और जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात किया जाए, यहाँ पर ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात किया जाए, तो इसमें क्या था कि यूरोपीय समाज जो है राजनीतिक व्यवस्था अपनी गहरी छाप जोड़ती थी, और सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले अधिक सम्मान दिया जाता था। अभी भी देखते हैं ना, भले हमारे नेता के चलते, उनके ऑर्डर के चलते हमारे सेना मारे जा रहे हों, लेकिन उनका गुणगान करते हैं, बहादुरी करते हैं, कुछ लाख पैसे देते हैं, लेकिन जिसका बेटा, जिसका हस्बैंड, जिसका पिता होता है, उसको समझ में आता है। उसी तरह जर्मनी में सिपाहियों का गुणगान किया जा रहा था, खूब उनका ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा था, उनका मतलब बहुत सारा उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था। राजनेता जो है और प्रचारक इस बात पर बल देने लगे, पुरुषों को आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। और मीडिया के खंडकों में जो है जीवन, जैसे अभी हमारा मीडिया क्या करता है, कोई धर्म का गुणगान करता है, कोई सैनिक करता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी करती है उसको टारगेट वही करती हैं, वही सब वहाँ किया जाने लगा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि सिपाही जो थे वो बड़ी संख्या में खराब जीवन जी रहे थे। वे लोग लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे हुए थे, और वे विषाक्त गैस और दुश्मनों के गोलीबारी का शिकार होकर बहादुरी शिकार हो रहे थे, मर रहे थे। अपने साथियों को पल पल मरते हुए अपने सामने देख रहे थे। और जो पब्लिक जीवन में जो है आक्रामक सैन्य प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान प्रतिष्ठा के चाह के सामने जो है सारी बातें कम हो। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है, जितनी भी सरकार की नाकामी हो, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दा आता है, तो जितनी भी सरकार की नाकामियाँ है वो ढक जाती है। और जो बच्चा अभी मतलब हिंदू शब्द का मतलब नहीं समझता, हिंदू शब्द कहाँ से आया, धर्म का मतलब नहीं समझता, वो भी हुआ करने लगता है। वैसे ही वहाँ कर रहा है कि जो जितनी भी कमजोरी थी वो ढक दिया गया था। अब कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के नाम पर सारी जो है बढ़ा चढ़ा प्रचार किया जा रहा था, और मतलब जितनी कमजोरी सरकार की वो ढक दिया गया। और हाल ही में सत्ता में आया जो रूढ़िवादी, जो तानाशाहों का जो है, तानाशाह को जो डिक्टेटर था उसको जन समर्थन मिलने लगे, लोग सपोर्ट करने लगे। उस समय लोकतंत्र एक नया बहुत कोमल विचार था, माने डेमोक्रेसी को ज़्यादा विचार उसमें लोग नहीं करता था, है ना। एग्रेसिव मतलब वही हुआ, आक्रामक होता है, एग्रेसिव मतलब ये वाला। तो प्रोपेगेंडा चला रहा था, यानी प्रचार हो रहा था। और दोनों महायुद्ध के बीच में जो है यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था, माने जो उथल पुथल समय चल रहा था यूरोप में, कहा कि दोनों झेल नहीं पा रहा था ये लोग, ठीक है ना। ये चीज़ें हो रही थी। यहाँ डेमोक्रेसी जो है इंडियन द यंग। अब देखिए पॉलिटिकल, यहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस मतलब आर्थिक संकट, क्राइसिस मतलब कमी होता है, संकट होता है। तो राजनीतिक और मतलब रेडिकलिज्म तो होता है वह गणतंत्रवादी, तो रेडिकलिज्म मतलब पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक होता है। तो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक कमी, क्या क्या संकट क्या क्या घिरा हुआ था, आइए पढ़ते हैं। तो जिस समय इस गणराज्य का स्थापना हुआ, वेइमर रिपब्लिक का, कंसिडर्ड विद द रिवोल्यूशनरीज अपराइजिंग द स्पार्टिस्ट लीग एंड द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक। उस समय क्या रहा था कि यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति, मतलब जो रसिया में 1917 में क्रांति हुई थी, वही बोल्शेविक क्रांति, जो बाद में बोल्शेविक पार्टी जो है लेनिन के द्वारा फॉर्म किया गया था। और उसी तरह के डिमांड यहाँ पर लोग कह रहे थे। जर्मन में स्पार्टलिस्ट लोग जो है क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगे। बहुत सारे शहरों में मजदूर और नाविक जो थे, सेलर जो थे, वे चाहते कि सोवियत मतलब यूनियन बनाए उन्होंने। और बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत तरीकों के शासन की व्यवस्था की हिमायत नारे गूंज रहे थे, यानी स्लोगन में कर रहे थे। जिस तरह से जो है रसिया में मतलब चीज़ें हो रही हैं, रसिया में जो वहाँ पर जो जिस तरह के पॉलिटिकल गणतंत्र जो है बदलाव हुआ है, सामाजिक बदलाव हो, वहाँ भी जर्मनी में होना चाहिए, वैसा नारा स्लोगन लोग दे रहे थे, ठीक है ना। और इसीलिए समाजवादी जो थे, यानी सोशलिज्म और डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुट के जो है, देखिए
क्रिश्चियन में दो होते हैं, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। तो यहाँ कैथोलिक थे, तो कैथोलिक गुट में जो है वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन की स्थापना का निर्णय लिया, यानी लोकतांत्रिक गणतंत्र का। आखिरकार जो ये वाइमर गणराज्य को पुराने सैनिकों को फ्री कॉर नामक संगठन से मदद ने इस विद्रोह को कुचल दिया। क्या किया वाइमर गणराज्य ने, क्या कि विद्रोह जो कर रहे थे इसको कुचल दिया, दबा दिया गया, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर इस घटनाक्रम में जो है स्पार्टनिस्ट ने जो क्या किया, जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली, यानी जर्मनी में अब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई, जो रशिया शुरू हुआ था, ठीक है। और समाजवादी एक दूसरे कट्टर अब मतलब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। और हिटलर जो है, और जो उधर इन दोनों आपस में लड़ रहे थे, तब हिटलर जो है उस मोर्चा जो है मतलब वो नहीं खोल सके, उसके विरोध में लोग आपस में ही लड़ रहे थे। और क्रांतिकारी और मतलब रिवोल्यूशनरी एंड जो अग्रेसिव राष्ट्रवादी थे, दोनों खेमे में ही रेडिकल का जो है संसाधनों के लिए आवाज़ें उठने लगी। और जर्मनी पर जो है 6 लाख अरब पाउंड का जो जुर्माना थोपा गया था, जिसको भरने के लिए उसने अन्य देशों के अधिक ब्याज लिया था, कर्जा लिया था, है ना। और माना गया यह थी कि आर्थिक संकट में जर्मनी को नाज़ी के जन्म का कारण बना है। जो जर्मनी की जो इकोनॉमिकल मतलब यहाँ पर क्राइसिस चल रहा था, तो हिटलर का और नाज़ी पार्टी के जन्म का जो है कारण, एक प्रमुख कारण जो है ये बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आखिर में क्या हुआ, आखिर में होता है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि 1923 में जर्मनी कर्ज और हर्जाना, है ना, कर्ज और हर्जाना, ये जो है रिजर्व टाइम में जो है उनको चुकाने के लिए फ्रांसीसी ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके, यानी जो मेन जो उसके इंडस्ट्रियल एरिया था, रूर पर अधिकार कर लिया, है ना। फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य जो औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरिया था उस पर कंट्रोल कर लिया, है ना। लोन मतलब कर्ज होता है, यहाँ पर देखेंगे लोन यहाँ लिखा हुआ है, लोन पे द रिपिटेशन गोल्ड, माने उसको मतलब ये जो उसके कर्जा चुकाने के लिए गोल्ड यानी सोना जो है देना पड़ता था, और कोयला के भंडारों का इलाका भी देना पड़ता था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध एक मतलब एक निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा, मतलब जर्मनी जो है इस समय कागज़ का बहुत सारा रुपया जो है छापने लगा, ठीक है ना, इसको दूर करने के लिए। और सरकार जो इतने बड़े पैमाने पर पैसा छाप दिया कि उसका मतलब मूल्य जो है तेज़ी से गिर गया। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत जो कितना हो गई, तो 24,000 मार्क हो गया। यहाँ देख रहे हैं ये 24,000, यानी आप अंधाधुंध रुपया बाज़ार में आएगा तो क्या होगा, रुपया कीमत गिर जाएगा। और फिर बाद में देखेंगे कि ये अगस्त में आते आते, यानी कि अगस्त में ये बहुत जुलाई में से लेकर अगस्त में देखेंगे, क्या देखेंगे फिर कितना हो गया, ये 3,53,000 आ गया, फिर 4,62,000 इतना हो गया। मतलब बढ़ ही रहा था, रुपया के दाम अब घटने लगा था, मुद्रास्फीति होने लगी और $1 में मार्क गिरने लगे थे। अब कह कि टायर लेके जा रहे हैं, मतलब चीज़ों की आसमान जो है कीमतें जो आसमान छू रही हैं, बैलगाड़ी में नोट भर के लेके जा रहे हैं। और मतलब दिखाया गया एक मतलब पेंटिंग ने दिखाया, पेंटर ने, कि पावरटी खरीदने के लिए एक बैलगाड़ी नोट ले भर के जाते हुए दिखाया गया है। और जर्मन समाज में जो है दुनिया भर में हमदर्दी के पात्र बन गए लोग, उससे अब हमदर्दी रखने लगे थे, है ना। तो मुद्रास्फीति हो गया, जब कीमतें मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, जब कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, और उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है ना। एक मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके पैसा का भाव गिर रहा था, है ना। यह है इसको मुद्रास्फीति, इन्होंने द सिचुएशन जो है काफ़ी जो है मतलब ख़त्म हो गया था, बर्बाद हो गया था पूरा से। फिर जर्मनी संकट से उबरने के लिए क्या किया, तो अमेरिका जो है इस संकट से निकालने के लिए जर्मनी को क्या किया, तो अमेरिका USA ने क्या किया, उसको एक
अमेरिका जो सरकार ने हस्तक्षेप किया, उसने अमेरिका ने डॉव्स योजना बनाई। कौन योजना? तो उसने डॉव्स प्लान, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डॉव्स प्लान। तो क्या ये डॉव्स प्लान में क्या था? तो इसमें मतलब इसमें था जर्मनी को आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से जो है संकट है उसको दूर करने के लिए, और हर्जाने के जो जुर्माना का शर्त है पुनः निर्धारित किया गया, एक बार उसमें रिफॉर्म किया गया। क्या किया गया? तो 1924-25 में जर्मनी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि जनता विद्रोह करने पर लगी थी। जर्मनी इस स्थिति को सुधार करने के लिए अमेरिका जो है डॉव्स नीति अपनाई गई, जिसके कुछ चीज़ें थी उसमें। तो क्या चीज़ें थी उसमें देखिए, तो इसमें थी कि युद्ध का हर्जाने के रूप में कमी, मतलब जो जुर्माना था उसमें कमी कर दिया गया जर्मनी को, और हर्जाना चुकाने के लिए अब समय ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, और जो इंटरेस्ट था उसको भी कम कर दिया गया, और धन के बदले क्षेत्र देने के प्रदान किया गया, यानी धन के बदले तो एरिया भी वो दे सकता था। ये था डॉव्स प्लान, किसका? अमेरिका का, जो उसके यहाँ जो चीज़ें हो रही थी उसको सही करने के लिए। अब है द डिप्रेशन ईयर। डिप्रेशन ईयर मतलब महामंदी के साल। डिप्रेशन मतलब महामंदी के साल। मंदी है ना, महामंदी के साल, ईयर, ये महामंदी के साल और ईयर, ठीक है। डिप्रेशन का मतलब ये है। तो देखिए कह रहा है 1924 लेकर 28 तक, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आप देख रहे होंगे 1924 से 28 के बीच में जो जर्मनी की कुछ स्थिरता रही, मतलब सामान्य स्थिति रहा। यह स्थिति मानो रेत के ढेर पर खड़ी हो, मतलब जैसे रेत का ढेर बना फिर ढह जाता है, उस तरह का था ये, है ना। और इस तरह से बिल्ड ऑन द लिखा है ना, सैंड, यहाँ पर लिखा हुआ सैंड, बिल्ड ऑन, यानी कुछ सैंड से, बालू से बनाया, ढह गया, उड़ गया, फिर उस तरह से जर्मनी की स्थिति था। जर्मनी निवेश जो है यानी इन्वेस्टमेंट, और जो इंडस्ट्रियल एरिया था गति सुधार हुआ। अमेरिका के लिए मतलब अल्पकालिक, मतलब अमेरिका जो थोड़ा दिन के कर्ज दिया था उस पर निर्भर कर रहा था। और इसी तरह से क्या हुआ कि 1929 में यहाँ पर देखेंगे वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, वॉल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, शेयर मार्केट बोलते हैं, वो धराशायी होगा। अमेरिका का 1929 में क्या हुआ, खुद वो बर्बाद हो गया। जर्मनी को मिल रही सहायता भी रातों रात बंद हो गया, और कीमत लगातार गिरावट के संकट देखते हुए लोग जो है अपने शेयर जो थे वो धड़ाधड़ बेचने लगे, है ना। इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, लोग अपने शेयर जो है बेचने लगे। तो इस समय क्या हुआ फिर, तो महामंदी की आर्थिक शुरुआत हो गई, और 24 अक्टूबर को एक दिन में मतलब 1.3 करोड़ लोग जो है अपने शेयर बेच दिए, है ना। यहाँ पर 3 मिलियन लोग शेयर बेच दिए। और यहाँ पर 29 से 32 के बीच में, 29 से 32 के बीच में, और 3 साल में अमेरिका के राष्ट्रीय आय भी आधी हो गई, यानी जो मतलब 10,000 एक आदमी के राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आया था तो 5,000 हो गया, यानी वो बर्बाद। फैक्ट्री बंद हो गई और एक्सपोर्ट बंद हो गया, किसान की स्थिति खराब हो गई, सट्टेबाज जो है बाजार से पैसा लेने लगे, और अमेरिकन इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो मंदी आ गया, बर्बाद हो गया। और 1929 से 33 के बीच में जो है आर्थिक महामंदी से जहाँ पूरी दुनिया बर्बाद हो गई, स्थिति बिगड़ रही थी, वही रूस और जर्मनी की ताकत जो है बढ़कर उभर रहे थे, और रूस अब आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा था, और जबकि जर्मनी इस दौर में जो है फायदा उठाकर दोबारा से उग्र राष्ट्र मतलब एग्रेसिव नेशनलिज्म के ऊपर वो बढ़ने लगा, ठीक है। फिर इस महामंदी से सबसे बुरा प्रभाव जो है जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा, और 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन जो है 1929 की तुलना में केवल 40% रह गया था, और मजदूर जो है यहाँ पर 32 दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ 40% दिया गया है ना, यहाँ 40%, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे, या उनके वेतन कम हो गया था यानी सैलरी, और बेरोजगारों की संख्या जो कितना हो गई, तो 60 लाख हो गई थी। कितना हो गया था? 60 लाख, यानी 6 मिलियन, यानी अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की संख्या कितना बन गई, तो 6 मिलियन। अब जो है वो एक अपने गर्दन में तख्ती टांगे घूम रहे थे कि हमसे आप कुछ भी करवा दो, यानी उनको चाहिए था, गले में एक लटका के घूम रहे थे बेरोजगार नौजवान, तो कि हमसे कुछ भी करवा दो, खड़े मिलते थे वो। और बेरोजगार नौजवान ताश खेलना, जुआ खेलने लगते थे, नुक्कड़ पर झुंड लगा कर रहते थे, और फिर रोजगार कार्यालय के बाहर जो है लंबी लंबी कतार लगी थी, जहाँ रोजगार मिलने वाला है, काम मिलने वाला है। और यंग पीपल जो है या तो क्रिमिनल बन रहे थे, है ना, और चारों ओर जो है काफ़ी हताशा का माहौल हो गया था। फिर जो है आप देखते हैं कि जो है 1929 से 33 में महामंदी के कारण जो जर्मनी समझ पूरी दुनिया जो में है वो बर्बाद हो गई, यानी इकोनॉमिकल डिप्रेशन के कारण उस समस्याओं के लोगों को जो है जीना बहुत दुर्लभ कर दिया। और यहाँ तक पैसा के भाव गिर रहे थे, मूल्य गिर रहे थे, कीमत कम हो रही थी, लोगों की मतलब क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति भी कम हो रही थी,
और जब इनकम नहीं तो कम होगा ही, और अत्यधिक उत्पादन मतलब प्रोडक्शन हो रहा था, इसके महामंदी के कारण बना, और कीमतें आसमान छू रही थी, यानी भाव बढ़ रहा था, प्राइस बढ़ रहा था, बेरोजगारों की संख्या करोड़ों के पार कर गई थी, और भूख से लोगों की मौत हो रही थी यहाँ पर जर्मनी में। और जो है यहाँ पर अगर आप बात करें यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राजनीतिक वाइमर जो गणराज्य नाजुक दौर से गुजर रहा था, और संविधान जो था, जो मतलब वाइमर यहाँ रिपब्लिक जो था, पॉलिटिकली रूप से यहाँ वाइमर रिपब्लिक जो है मतलब वो नाजुक की स्थिति में दौर में गुजर रहा था। ऐसी कमियाँ थी, मतलब कमी थी उनकी जो कि मतलब जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था, यानी स्टेबल्स नहीं था, तानाशाही का शिकार बन सकता। इसी में एक कमी जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन के, रिप्रेजेंटेशन मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, माने वही प्रतिनिधि नेता की कमी है ना। इस प्रावधान के कारण किसी भी पार्टी को बहुमत मिलना लगभग असंभव था, नहीं संभव था, और हर बार की तरह गठबंधन की साथ यानी अलायंस की सरकार जो है मतलब यहाँ पर पावर में आई फिर से, अलायंस है ना, मतलब 2-4 पार्टी मिलकर बना रही थी। और फिर इसकी वजह से जो क्या हुआ, दूसरी समस्या थी कि आर्टिकल 48 यानी अनुच्छेद 40 में क्या हुआ, इस वजह से जिसमें राष्ट्रपति को इमरजेंसी के लागू करने का अधिकार जो कर दिया, नागरिक के अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो है रद्द कर दिया गया, और अध्यादेश के शासन मतलब अकेला वो कानून बना सकता था। और अपने छोटे जीवन काल में वाइमर गणराज्य ने जो है 20 मंत्रिमंडल देखे, यानी 20 बार जो है सरकार गिरा और बना। कितने बार, तो 20 बार, ठीक है ना, 20 टाइम। और इसमें क्या हुआ कि यहाँ देखिए एवरेज माने एक पार्टी के जो है अवधि में 229 दिन तक अधिक तक सरकार नहीं रही, और फिर इस दौरान अनुच्छेद 48 मतलब आर्टिकल 48 का खूब इस्तेमाल किया गया, और सारे सुख मतलब नुस्खों के बावजूद भी, उपायों के बावजूद भी संकट दूर नहीं किया जा सका, और जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री व्यवस्था थी, लोगों का विश्वास उठ गया। अब लोग तानाशाही चाह रहे थे, जैसे हमारे यहाँ भी है। तो ये था फर्स्ट यूनिट तक हम लोग पढ़ ली, ख़त्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी वीडियो लंबा हो रहा है, राइज ऑफ हिटलर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम नेक्स्ट शुरू करेंगे राइज ऑफ हिटलर से, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद भाई, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अब कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।